अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, अब से कुछ देर पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। आज बड़ा अहम दिन है, 9 सितंबर की तारीख है और आज 3 अहम मुकदमात में, जिनमें पाक लेन रेफरेंस है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की बातचीत है और तोशाखाना रेफरेंस है, इन तमाम हवालों से सदर आसिफ अली ज़रदारी की पेशी है। साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को भी आज इश्तिहारी करार दिए जाने का इम्कान है। बिल्कुल जी, इस हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे। दूसरी जानिब कराची का जो बहाली पैकेज का ऐलान किया गया है उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, हम हुकूमत के नुमाइंदे से भी बात करेंगे, हम MQM पाकिस्तान से बात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इस हवाले से बात करेंगे भाई कि अगर एक अच्छे पैकेज का ऐलान हुआ है तो क्यों सब इस पर मिलकर काम नहीं कर रहे ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। साथ ही जनाब, पंजाब में तब्दीली की लहर थमने का नाम नहीं ले रही और तब्दीली की लहर का सबसे ज़्यादा जोर है पुलिस के महकमे में। ज़रा उस पर भी बात करेंगे कि पुलिस में जो धड़ाधड़ तब्दीलियाँ हो रही हैं, 5वें IG चेंज हो गए हैं, मामला क्या है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद होंगे, मगर उस सबसे पहले कहाँ जाएंगे जनाब? टॉप स्टोरीज की जाने। MQM पाकिस्तान का कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती और फंड से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची पैकेज का पैसा एक मरतबा फिर दुबई की रियल स्टेट में ना लग जाए। विफाकी वजीर असद उमर के बकौल विफाक पैसा सिंध को नहीं दे रहा, इदारे काम करेंगे। SCCP के ऑफिसर साजिद गोंदल को अगवाकारों ने रिहा कर दिया। जुमेरात से लापता सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के लापता जॉइंट डायरेक्टर खैरियत से घर पहुंच गए। वजीर आजम ने उनकी जल्द बाजियाबी की हिदायत जारी की थी। मुल्क में दरामदी गंदम का तीसरा बड़ा स्टॉक पहुंचने के बावजूद भी आटे की कीमत ताहाल कम ना हो सकी। बेशतर मकामात पर अब भी फाइन आटा 70 रुपए फी किलो तक में फरोख्त किया जा रहा है। अवाम सस्ते आटे के लिए बेचैनी से मुंतजर है। और समुद्री हदें भी पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए खुल गईं। वफाकी काबीना ने वजारत बहरी अमूर को दुनिया के तमाम मुमकिन मनाजिल के लिए फेरीज या मुसाफिर कश्तियां चलाने की इजाजत दे दी। सबसे पहले आम खबर शामिल करते हैं जनाब, पाक लेन ज़िमनी रेफरेंस के हवाले से, जिसमें अब से कुछ देर पहले आसिफ अली ज़रदारी एहतसाब अदालत पहुंच गए। महरीन भुट्टो और नैयर बुखारी भी एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे अब से कुछ देर में हमारे साथ रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें कि फारूक H नाइक अब से कुछ देर पहले आसिफ अली ज़रदारी के साथ एहतसाब अदालत पहुंचे हैं। आज बड़े अहम मुकदमात में आसिफ अली ज़रदारी साहब पे आज उनकी पेशी है और उस हवाले से अब से कुछ देर पहले साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी एहतसाब अदालत पहुंचे हैं, जिनके साथ महरीन भुट्टो और नैयर बुखारी भी मौजूद हैं। नैयर बुखारी फारूक H नाइक जो है वो उनके हमरा है। पाक लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और तोशाखाना रेफरेंसेस में आज तीनों मुकदमात में आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से एक अहम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी आज एहतसाब अदालत दोबारा आए हैं। उनके हमरा उनके पार्टी रहनुमा भी हैं, उनकी बहन फरियाल तालपुर भी हैं। आज फिर उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है। एक ज़िमनी रेफरेंस है एहतसाब अदालत की जानिब से और इस ज़िमनी रेफरेंस में क्योंकि इन पर फर्द जुर्म आयद होनी है, लिहाजा मुलजिम का मौके पर मौजूद होना जरूरी था, जिस पर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी आज एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। उनके हमरा पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी और उनकी जो वकील हैं फारूक H नाइक, वो भी साबिक़ सदर के हमरा है। आज पार्टी कारकुनान नहीं पहुंचे, ना ही पार्टी की तरफ से कोई हिदायत दी गई थी एहतसाब अदालत पहुंचने की। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, उनके वकील भी उनके हमरा है और उससे कुछ देर में ही एहतसाब अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा। अब से थोड़ी देर में एहतसाब अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका कि आपने तफसीलात से आगाह किया। हम गाहे बगाहे इस हवाले से आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब हम बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब और मुल्क की लाइफ लाइन तस्वुर किया जाता है। शहर पर कभी दहशत गर्दी के साए मंडला रहे हैं तो कभी बद इंतज़ामी के बायस जहाँ के मसाइल
कई गुना बढ़ जाते हैं। अगस्त में होने वाली रिकॉर्ड बारिश के बाद शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने देखा कि किस तरीके से तबाह हो गया, और विफाक ने फिर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर शहर की तरक्की के लिए 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। लेकिन लगता है फंड्स के मामले में भी शफात अब सियासत होने लग गई है। जी जनाब, सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं और शहर की तरक्की एक ख्वाब ही लग रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से बड़ा एक अजीबोगरीब स्टांस सामने आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं जनाब जो पैकेज अनाउंस किया गया है इसमें मेजॉरिटी शेयर पीपल्स पार्टी का है, तहरीक इंसाफ कह रही है इसमें मेजॉरिटी शेयर हमारा है। तहरीक इंसाफ इस हवाले से अब इस काम को जो क्रेडिट की ये जंग है इस हवाले से अब एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपना चुकी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक वफाक फंड्स का 62% नहीं दे रहा। उन्होंने वफाकी वज़ीर असद उमर के बयान को गलत बयानी करार देते हुए कहा कि वफाक ने कराची के लिए 362.9 अरब रुपए रखे हैं। वफाकी हुकूमत चीज़ों को घुमा रही है। सीपैक में शामिल कराची सर्कुलर रेलवे भी अपने खाते में डाल रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि वफाक सिंध हुकूमत को कोई फंड्स नहीं दे रहा। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। वो जो 1100 अरब रुपए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहे। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इश्तराक के बाद ये अमाउंट आया है। तकरीबन 750 अरब सूबाई हुकूमत का है और बाकी अमाउंट वफाकी हुकूमत का है। माजी में बहुत इस तरह के ऐलान कराची शहर के हवाले से किए गए। इमरान खान साहब ने कराची के लिए 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन वो कागजों की हद तक महदूद रहा। 1100 अरब के पैकेज में बाइफरकेट कर दिया गया है कि कौन सा काम कौन करेगा। हम जो है ब्लू लाइन कम्प्लीटली खुद बना रहे हैं, हम जो है येलो लाइन कम्प्लीटली खुद बना रहे हैं, ग्रीन लाइन जो है कम्प्लीटली फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, ऑरेंज लाइन हमारी जिम्मेदारी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव के तहत मलीर एक्सप्रेस पे सिंध गवर्नमेंट अकेले बना रही है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1 साल की ड्यूरेशन के हैं, कुछ 2 या 3 साल की ड्यूरेशन के और कुछ 5 साल की ड्यूरेशन के हैं। मीडिया पे परसेप्शन चल रहा है जैसे सिंध हुकूमत उनसे पैसे मांग रही है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। मैं इसकी तरदीद करना चाहूँगा। जो काम फेडरल गवर्नमेंट को करना है वो फेडरल गवर्नमेंट खुद करेगी, उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर फैसल वाजा कहते हैं कि पीपी का ये फाइनल राउंड है, अभी काम ना किया तो सूबे से भी जाएंगे, 18वीं तरमीम कर लें या 118वीं। 12 साल से इक़्तिदार में है, क्या किया? आज वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। असल मसला क्रेडिट का है, अब मसले हल होंगे, लेकिन पीपी नहीं चाहती कि क्रेडिट पीटीआई को मिले, इसलिए रोड़े अटका रही है। फाइनल राउंड है पीपल्स पार्टी का। इस इलेक्शन में जिस तरह भी आ गए हैं, ये सूबे में 18वीं तरमीम कर ले या 118वीं तरमीम कर ले, ये इनका लास्ट ऑप्शन है इस बार पॉलिटिक्स करने का। ये सूबे से ही बाहर जाएंगे। 12 साल एब्सोल्यूट पावर रही पीपल्स पार्टी के पास। उस 12 साल में उन्होंने क्या किया? फिर वो कहते हैं जी हम वफाक के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं पिछले 2 साल से। तो जब इनकी वफाक में हुकूमत थी तब क्या किया? उस जमाने के प्रोजेक्ट जो K4 जो 100 रुपए बनना था अब 10,000 में बन रहा है, वो भी हमने अपने खाते ले लिया। इनका प्रॉब्लम ये है कि कराची के अगर आज मसले हल हो गए जो होंगे तो सारा क्रेडिट हमें मिल जाएगा। ये वो क्रेडिट देना नहीं चाहते, इसकी वजह से रोडे अटकाएंगे ये। इसी प्रोग्राम में फैसल सब्जवारी भी खासे गरजे बरसे। हुकूमती इत्तेहादी है MQM, लेकिन उसके बावजूद 1100 अरब रुपए के तरक्याती बजट पे, तरक्याती पैकेज पे खदशात का इजहार किया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि खदशा है कि पैसा कराची के बजाय दुबई रियल स्टेट में न लग जाए। कौमी इत्तेफाक राय हुआ कि जब ये बल्दिया की हुकूमत चली जाए फिर सब मिलकर कराची में कुछ काम करने की कोशिश करें, कहीं गलती से इसका सियासी फायदा MQM ना उठा ले। उसमें भी खुश है, उससे उम्मीदें भी बंधवाई हैं, लेकिन खदशात ने उस वक्त यकीन की शक्ल इख्तियार कर ली। पूरे सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तो उनको एक लिसानी इकाई के अलावा कोई नहीं मिला। सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे सकती है, दे। वफाकी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल किया है तो वो जवाब दे। कम से कम कराची से रहने वाला उसको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए कि भाई इस बात को मुनासिब नहीं समझा गया कि एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, इसीलिए डिप्टी कमिश्नर्स को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। तो भाई ऐसा तो कराची के कमिश्नर को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दे दी गई? कि मुझे नहीं पता कि वफाकी हुकूमत के पास क्या वजूहात थी।
پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے یہ تاثر بھی قائم کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت اندرون سندھ کے بجائے اپنے ترقیاتی پیکج کو صرف کراچی تک محدود رکھنا چاہتی ہے۔ اندرون سندھ دورے کے موقع پر پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وفاق کو مکمل طور پر سیلاب کی زد میں آیا سندھ نظر نہیں آتا۔ این ڈی ایم اے کو کراچی کے ساتھ میر پور خاص کو بھی اپنانا ہوگا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن شہباز گل صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ گل صاحب میں وقت دینے کے لیے۔ کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کراچی پیکج آیا، کراچی کے رہنے والوں کو بڑی امید تھی، اس سے ابھی بھی ہے، لیکن پہلے ہی روز سے یہ پیکج متنازع ہو رہا ہے، بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ وفاق اور سندھ حکومت اب اس پہ پوزیشن لے رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے اب الزام لگایا ہے کہ وفاق معاملات کو گھما رہا ہے۔ آپ کا ورژن چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ کو یہ تو پتا ہے کہ پچھلے 12-13 سال کی جو مسلسل حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی کے اندر، اس نے کراچی کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اس نے کراچی کو جو ہے وہ اتنی قسم پرسی کی حالت میں لے گئے کہ آج جو سچویشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر یہ اپنا کام کرتے، اگر یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تو آج کراچی کے یہ حال نہ ہوتے۔ کراچی کی تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ اب تباہی کرنے کے بعد جب فیڈرل گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم کے بعد، یہ ذمہ داری تو ان کی ہے، 18ویں ترمیم انہوں نے بڑے شوق سے پاس کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے سارے جو ہے وہ باجے گاجے بھی بجائے، کیونکہ اس سے ان کو اضافی پیسہ ملتا تھا، اور وہ اضافی پیسہ کبھی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ کے تھرو، کبھی ریڈی والے کے اکاؤنٹ کے تھرو وہ جو ہے وہ دبئی اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں یہ اپنے اکاؤنٹس میں لے جاتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم مال کھانے کے لیے تو پسند تھی، لیکن ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پسند نہیں تھی۔ ذمہ داری ان کی تھی جو انہوں نے نہیں کی، اور اب فیڈرل گورنمنٹ کو آ کے ذمہ داری جو ان کی نہیں بھی بنتی تھی وہ بھی کرنے کی فیڈرل گورنمنٹ وہاں کوشش کر رہی ہے کراچی کے شہریوں کے سکون کے لیے۔ اب انہیں پولیٹیکل اس میں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، اس امبیرسمنٹ کو بچانے کے لیے جو ہیں وہ مرتضیٰ کذاب صاحب، معاف کیجیے گا مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں، وہ روز آ کر جھوٹ بولتے ہیں، چرب زبانی کے ساتھ متواتر جھوٹ بولتے ہیں بدقسمتی سے، اور فیکٹس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حقیقت سب کے سامنے ہے، جو بھی پروجیکٹ ہوگا اس میں ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کرتے رہیں گے ریلیز، تاکہ عوام کو پتہ چلے فیڈرل گورنمنٹ کتنی دے رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ کتنا دے رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ 1 ٹکا ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 1 سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے شہباز گل صاحب، لیکن یہ کہے گا کہ یہ جو مختلف سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، یہ جو سیاسی کشمکش کی جو ایک صورتحال پیدا ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اس سے معاملات حل کیسے ہوں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کراچی کی بحالی، کراچی بہتر کراچی کا جو خواب ہے وہ خواب کا خواب ہی رہ جائے؟ دیکھیے ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں وہ اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑے گی، اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ یہ پیسہ ان کے ہاتھ آئے اور وہ اس پیسے کو بھی کھا جائیں۔ سارے کا سارا مسئلہ آج اگر ہم ان کو پیسے دے دیں تو وہ بڑے خوش ہوں گے۔ سارے کا سارا مسئلہ یہ کہ ہم ان کو پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، اور ان کو تکلیف ہے کہ پیسہ ان کو کیوں نہیں مل رہا اور ان کو اس میں سے اپنا کٹ کیوں نہیں ملے گا۔ تو یہ پرابلم ہے، ہمیں اس پرابلم کا پتہ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ بہتر کام ہوگا، اس پہ ہم اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اور اعتراض سامنے آیا، سندھ حکومت کی طرف سے ایک اور اعتراض سامنے آیا ہے۔ اعتراض کسی حد تک بھی لگتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وفاق نے اندرون سندھ کی جو سیلابی صورتحال ہے اس کو یکسر نظر انداز کیا ہے۔ آپ کا ورژن چاہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، وفاق اس بارے میں مکمل اویئر ہے، بھلے وہ کے پی میں سیلاب کی سچویشن ہو، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ایم این ایز تھے، خصوصاً مراد سعید، انہوں نے بہت اچھا کام کیا اپنے ضلع کے اندر، اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے انہوں نے سیلاب سے پہلے ہی اقدامات کیے۔ انفارچونیٹلی سندھ میں بھی، اندرون سندھ میں بھی سیلاب کی تباہ کاریوں کا اس ٹائم ایک سلسلہ ہے، ہماری بالکل اس پہ نظر ہے، حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاش جو بندوں پہ پشتے بنتے ہیں ان میں سے یہ مال کھا کر باہر نہ لے جاتے، جو دوسری چیزیں سیلاب سے ریلیٹڈ ہیں ان کی یہ تباہی نہ کر دیتے، جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کے فنڈز پہ خود بخود نہ کر دیتے، تو آج یہ سچویشن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہر چیز فیڈرل پہ آپ نہیں ڈالیں گے، 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزوں میں بہت سارا فنڈ آپ کے پاس ہوتا ہے جس کو آپ نے ذمہ داری کے ساتھ سپینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہر چیز، ہر
چیز کے لیے بھاگ کے فیڈرل گورنمنٹ کے پیچھے ریفیوج لیتے ہیں. ایسے بچے کی طرح جو اسکول میں اپنا کام جب نہیں کرتا تو آ کر ٹیچر کو بتاتا ہے کہ میرا ہوم ورک جو ہے وہ بکری کھا. بہت بہت شکریہ جی. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رکن رابطہ کمیٹی فیصل علی سبزواری صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایم کیو ایم تو اتحادی جماعت ہے, وفاق میں اتحادی ہے, لیکن کراچی کے معاملات پہ آپ کا سٹانس بڑا کھل کر سامنے آیا. آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے خدشات ہیں, جو ریزرویشنز ہیں, تحفظات ہیں, کیا نوعیت ہے ان کی؟ دیکھیں, جو ہمارے خدشات ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات میں بھی ہم نے رکھے تھے کہ جب تک کوئی انسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہوگی, یعنی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہوگا, نظام سے مراد ایک بائے اختیار آئینی بلدیاتی حکومت نہیں ہوگی, تو یہ جو کام ہیں نالوں کے, کچرے کے, یہ تو سارے لوکل کام ہیں. وہ کون کروا پائے گا, کون انشور کرے گا؟ سندھ گورنمنٹ سے معذرت کے ساتھ انہوں نے تو 12 سالوں میں 80 ارب نہیں لگائے, 800 ارب لگانے کے دعویٰ کر رہے ہیں. تو میں کیسے یقین کر لوں؟ ہماری خواہش ہے کہ جو 1100 ارب کا پیکج بتایا گیا ہے یہ خرچ ہو, جس وقت پہ بتایا گیا اس وقت پہ خرچ ہو, تاکہ کراچی کے شہریوں کو کوئی ریلیف ملے. لیکن جتنا ہم سندھ حکومت کو جانتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو, جنہوں نے ایک اورنج لائن کے نام سے اورنگی ٹاؤن میں 4 سال سے ایک ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے, جو 12 سال میں 10 بسیں نہیں لے کر آئے, بی آر ٹی تو یہ کیا چلاتے, تو وہ اچانک 3 سال میں کایا پلٹ کر دیں گے, یہ مقصد ہضم نہیں ہو رہا. یہ بات کراچی کی کسی بھی شہری سے کسی بھی علاقے میں آپ پوچھ لیں گے, وہ کہے گا کہ یہ والی بات جو ہے نا کوئی جھوٹا وعدہ لگتی ہے. لیکن ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے سارے خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں اور یہ 1100 ارب روپے جلد از جلد کراچی پہ لگیں, کلوں کو کچھ سکون ملے. صحیح. فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک عام خبر یہاں شامل کرتے چلیں. توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے نواز شریف سے متعلق توشہ خانہ ریفرنس میں نیب رپورٹ سامنے آ گئی. تفتیشی ٹیم آج رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی. بذریعہ اشتہار طلبی ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ثبوت تھا. نواز شریف کارروائی سے آگاہ ہے. نواز شریف نے کیس میں سوال نامے کا جواب بھی نہیں دیا. 5 جولائی 2019 کو کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے زبانی تفتیش کی گئی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے نواز شریف نے وکیل سے مشاورت کر کے جواب کا وقت مانگا تھا. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ نواز شریف کے حوالے سے توشہ خانہ ریفرنس میں نیب رپورٹ سامنے آ گئی. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہمارے فیصل سبزواری سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا فیصل, یہ کہے گا, آپ نے بولا کہ آپ کو خود بھی امید ہے کہ جو خدشات ہیں غلط ثابت ہوں, لیکن یہ جو سیاسی سٹیٹمنٹس جس طرح کے پاس کی جا رہی ہیں, جو سیاسی کشمکش میں اگر دیکھا جائے تو عوام جو ہے وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے اس پیکج کی بات کی گئی ہے, پیکج اناؤنس کیا گیا, تو بالکل مینوئن, ویسے اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکے گا؟ اب جتنا میں نے عرض کیا نا کہ میں پیپلز پارٹی کو جانتا ہوں, سندھ حکومت کو ہم جانتے ہیں, کراچی والے, ہمیں خدشہ یہی تھا کہ یہی ہوگا کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں گے, اور بدقسمتی کے ساتھ وہ شروع ہو گئے. ہماری خواہش ہے کہ اختلافات ختم ہوں, ہماری خواہش ہے کہ یہ منصوبے جلد شروع ہوں, ہماری خواہش ہے کہ یہ منصوبے جلد ختم ہوں. لیکن یہ ایسا ہوتا کوئی بہت آسانی سے مجھے دکھائی نہیں دیتا. اب سندھ حکومت کے پاس ایک آئینی ذمہ داری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے پاس اختیار ہے, وہ ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہونا چاہتے, وہ صرف اختیار اور وسائل انجوائے کرنے چاہتے ہیں کہ پیسے آ جائیں نیشنل فائنانس کمیشن سے, میں صوبائی فائنانس کمیشن بنا کے وہ پیسے نیچے نہ دوں. میں نے پیسے کراچی جو کئی ہزار ارب روپے وفاقی اور صوبائی خزانے میں دے رہا ہے, اس کا 5% بھی یہ یہاں پر لگاتے نہیں. تو یعنی سارا کے سارے وسائل لے لیں, سارے کے سارے اختیار لے لیں اور ذمہ داری پوری نہ کریں تو پھر تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. بھائی بڑا اہم نقطہ ہے. این ایف سی سے تو پیسے آ جاتے ہیں, پروونشل فائنانس کمیشن آگے اس کو ڈسپرس نہیں کرتا, بنتا ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک اور تازہ خبر شامل کرتے چلیں آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری کی میگا منی لانڈرنگ ریفرنس خارج کرنے کی استدعا, میگا منی لانڈرنگ کیس کا ضمنی ریفرنس خارج کر کے بری کیا جائے, کہنا تھا آصف علی زرداری کا, جس پر احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے کہا آپ اس درخواست پر دلائل کے لیے تیار نہیں ہیں, جس پر فاروق اچنائی نے درخواست کی کہ درخواست پر دلائل کے لیے 17 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دیں. فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی سے پہلے نئی درخواست آنے پر نائب پروسیکیوٹر نے اعتراض کیا ہے, جس پر احتساب عدالت نے آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی
17 सितंबर तक मौखर कर दी। और अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसल सब्ज़वारी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो मौक़िफ़ हम जानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ रुकन असम्बली नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नबील साहब, ये कहेगा कि कराची के मसले के हल के लिए कमेटी और फंड्स के इजरा पर सिंध और वफाक आपकी पार्टी आमने सामने आ गई है, ये मामला कैसे सुलझेंगे? इज़ देयर एनी सोल्यूशन? देखें, वफाकी हुकूमत ने अभी तक हमें फंड्स दिए नहीं है, सिर्फ ऐलान किए हैं, वो भी अनाउंसमेंट। और एक अनाउंसमेंट इमरान खान साहब की, जिस पर हमें कोई भी भरोसा नहीं, इस तरह के अनाउंसमेंट वो पहले भी बहुत कर चुके हैं। तो हम समझते हैं अनाउंसमेंट के बाद जो उनके वजीरों का बयान आया है कि हम पैसे सिंध गवर्नमेंट को नहीं देंगे क्योंकि वो किसी अपने ज़ाती फालूदा वाले अकाउंट में डाल देंगे, जो शिबिली फराज का बयान आया, फैसल वार्डा का आया, इतना जलील करके किसी को पैसा देना, मेरे ख्याल में ये इनके, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, ये सिंध के टैक्सों का पैसा है और सिंध के आवाम के ऊपर खर्च होना था। लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हमने 802 अरब का जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम चला रहे हैं, वो वफाक ने क्लेम किया है कि वो 1100 अरब में शामिल है, तो हम ये 802 अरब का अपना फंड का जो प्रोजेक्ट है हम वो मुकम्मल करेंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं है वफाकी हुकूमत से, तो अगर ये फंड जो है खुद खर्च करना चाहते ये करें, हमें इनका फंड नहीं चाहिए। अच्छा, अब नबील, तासुर ये आ रहा है इन सारे बयानात से और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि वफाक सिंध में सिर्फ कराची के लिए फंड्स दे रहा है, ये तासुर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, वफाक ने जो ऐलानात किए हैं वो PCIC बनाया है, एक कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, उसमें सिर्फ कराची के हवाले से बनाया और अंदरूनी सिंध में जो बर्बादियाँ हुई हैं, जो तबाहकारियाँ हुई हैं बारिश से, उसके हवाले से कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है, कोई डेवलपमेंट का फंड नहीं दिया है। तो कराची में इसलिए दिया है क्योंकि कराची से उनके 14 MLAs आए हैं और हम समझते हैं कि ये सिंध के आवाम के साथ सरासर जुल्म है कि अगर वफाक की ऐलान करती है, वो भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ कागजी ऐलान, तो कागजी ऐलान से बेहतर ये है कि ये ऐलानात अपने पास रखें और अपने वजीरों को चुप कराएं, क्योंकि अगर उनको ये बोलना आता है कि ये सिंध को हम नहीं देंगे, सिंध की हुकूमत खा जाएगी, तो हम फिर बार बार कहेंगे कि ये हमारा हक है, आप हमें नहीं दोगे, कोई इशू नहीं है, हमारे पास इतने टैक्स हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हम भी वफाक को फिर कराची के जो टैक्स से जो पुलें बन रही हैं सियालकोट में और रावलपिंडी में, फिर हम भी पैसा जो है अच्छा गबोल साहब, आखिर में बस आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि MQM पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल साथ में ये मुतालबा भी साथ में आ रहा है कि कराची के शहरियों के मसाइल के हल के लिए कराची को सूबा बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, इस पर आपका कॉमेंट लेना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर ये जो MQM के डिमांड है कि कराची को सूबा बनाया जाए, तो कराची को तो सूबा ये बना सकते हैं, इसलिए नहीं है क्योंकि कराची है ही, हम समझते हैं कि सिंध का दिल है, कैपिटल है। अगर इनको इतना शौक है, उस पर उनको एक छोटा सा एक शहर बना के दे देते हैं, वो वहीं पर आबाद हो जाए, वहीं पर रहे। बाकी हम कराची को सूबा बनने या कराची को सिंध से अलग होने, हम कराची को सिंध से अलग नहीं होने देंगे। नबील गबोल साहब का कहना था। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शफात, कराची के जो मसाइल हैं वो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी हम देखिए, पहले जैसे कोविड आया, कोविड के बाद फिर कोविड के दौरान ये बारिशें भी आ गई और बारिशों की वजह से कराची में जो जहाज़ गिर गया, और उससे पहले शफात जो कचरा कराची का एक बहुत बड़ा है, साथ में इंक्रोचमेंट के इशू है, वो भी साफ़ नहीं हुआ। तो हुआ ये कि पानी जो कि अभी भी बहुत सारे है, मतलब कराची के बहुत सारे इलाकों में पानी अभी भी खड़ा है, वहाँ पे कचरा भी खड़ा हुआ है और बीमारियाँ भी उठ रही हैं। जी जनाब, अब बारिशों के बाद तकरीबन 15 दिन पहले कराची में जो बारिशें हुई थी, उनके बाद अब कराची में तकरीबन 73,000 झीलें पाई जाती हैं। ये तमाम की तमाम झीलें गंदे पानी की झीलें हैं, जिनके अंदर सीवेज का पानी खड़ा है और सीवेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। क्या अमीर इलाके, क्या गरीब इलाके, क्या मुतवसत तबके के इलाके, तमाम इलाकों का हाल एक सा है और हर जगह
गटर उबल रहे हैं, पानी खड़ा है और अब बीमारियां फूट रही हैं। शफात, और साथ में सिर्फ ये पानी नहीं है बल्कि ये जो पानी जब आया था और अपने साथ जो कचरा लेकर आया था, उसके बाद जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में ये पानी थोड़ा ड्राई आउट हुआ तो उस कचरे में से जो कुछ निकला वो डस्ट की सूरत में ज़रा सी हवा चलती है तो हम देखते हैं कि वही जो थैलियाँ होती हैं वो हवा में उड़ी होती हैं, और वो जो हवा है वो उसकी क्लीननेस की हम क्या बात करें कि उसकी वजह से अब लोगों को जो परेशानियाँ इसलिए बढ़ने लगी हैं क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब ये भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जब आप गोश्त ना खाएं, आप सब्जियां खाएं, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे साफ पानी में सब्जियां भी नहीं उगाई जाती। हमारे साथ मौजूद है जनाब इस बात करने के लिए MS लियारी जनरल अस्पताल डॉक्टर खादिम कुरैशी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कराची की सिचुएशन आपके सामने है, पूरे कराची में ऐसा लगता है कि अभी एक ऑपरेशन होना वाला है जो कि ऑपरेशन सफाई है, लेकिन जब तक वो नहीं हो जाता तो ये बताएं कि हम अपना ख्याल कैसे करें, और स्पेशली आप एक सरकारी अस्पताल के MS हैं, आप लोगों को किन किन बीमारियों की वजह से अस्पताल आता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि हमें एक मौका मिल जाए कि अपने आवाम को ये आगाही करें कि हमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अदा करनी चाहिए। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो बारिशें होती हैं, उस बारिशों की वजह से जो हमारे सीवरेज सिस्टम निज़ाम में उसका मिक्सअप हो जाता है, मिलजुल हो जाता है, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो वबा की सूरत अख्तियार कर सकती हैं। आपको ये इल्म है कि पहले ही हम एक वबा से जान छूटी है जो कोविड-19 चल रहा है हमारा, तो इसमें सबसे जो ख़तरनाक बीमारियां हैं उसमें मैं कहूँगा कि मलेरिया, क्योंकि मच्छर जो अपना लार्वा देता है उस पर। फिर हमारी पास डेंगू है, डेंगू एक ख़तरनाक बीमारी है अपनी जगह पर। इसके बाद टाइफाइड है, कॉलरा है, डायसेंट्री है, आपकी डायरिया है, और हेपेटाइटिस ए, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है अगर मिक्स हो वो होता है। डॉक्टर साहब, इन इसी तरह हवालों से से गार्डिया जो बीमारियों के आपने नाम लिए डॉक्टर साहब, इन हवालों से OPDs में इमरजेंसी में रश बढ़ा है? हेलो सर, जो बीमारियां आपने बताई हैं, इन बीमारियों के हवाले से OPDs में और इमरजेंसीज में पेशेंट्स आ रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि ये न सिर्फ OPD के बीमारियां हैं, ये इमरजेंसी भी है। जैसे लाइक कॉलरा है, डायसेंट्री है, या आपकी डायरिया है, ये ऐसी वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो ख़तरनाक होती हैं, और इसमें अभी ये फ्लो बढ़ना शुरू हो गया है। सही। अच्छा सर, अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब इस तमाम तर सिचुएशन में जब इतनी ज़्यादा बीमारियों का खदशा पैदा हो गया है, एक बीमारी से हम ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, दैट इज़ कोविड, तो सर हमें खुराक में अब ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि हमारे आसपास भी तो चीज़ें खालिस मौजूद नहीं हैं? जी, देखें, मैं इन सारी चीज़ों का हल यही है कि हम सफाई सुथराई पर अमल करें, और हमारे म्युनिसिपल को चाहिए कि ये गलियों कीचड़ों में, रोडों पे जितना पानी खड़ा है इसको साफ़ किया जाए। पुराने दौर में चूना हम लगाते थे रोडों पे, तो उससे काफ़ी इन्फेक्शन कम होने का ख़तरा कम हो जाता है। लेकिन पब्लिक को मैं ये कहूँगा, ख़ासतौर पर पानी जो है वो बिल्कुल उबाल के पिएँ, और ऐसे नहीं ढाँप के रखें, उबाल के पिएँ। हाथों को बार बार साफ़ रखें, हाथों को 20 मिनट तक धोते रहें और साबुन से धोते रहें। इसकी वजह ये होगी ना सिर्फ आप कोविड से इसका आप से बच सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ है जिससे आप लेजान कर रहे हैं उससे बच सकते हैं। ये डॉक्टर साहब वाटर बॉर्न डिजीज़ के हवाले से तो बात हो गई, लेकिन आज का कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 122 है, विच इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी। ये इस वजह से है क्योंकि हवा में डस्ट बहुत ज़्यादा मौजूद है, कचरा मौजूद है जो कि हवा के साथ साथ चल रहा है, उसके लिए सांस की बीमारियां भी बढ़ रही होंगी। तो आपके पास कोई आदाद शुमार आए हैं इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, अब कराची में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त अनहेल्दी है, सांस की बीमारियों के हवाले से आपके पास कोई आदाद शुमार आए हैं? बिल्कुल, ऐसा भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है पॉल्यूशन की वजह से ये ऐसा चल रहा है जिसके सांस की बीमारियां बढ़ जाएंगी, जिसमें अस्थमा है, एलर्जी है, ये चीज़ बढ़ेंगी, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक को अपना एहतियात रखना चाहिए। सही।
جی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز دیکھیں, کیونکہ ہماری یہاں پہ جو ایئر پیورٹی ہے وہ جس طریقے سے متاثر ہوا ہم نے دیکھا ہے, جو ڈسٹ ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کو بھی اس سے پرابلم ہو رہی ہے, ہم اس کو انہیل بھی کر رہے ہیں, آشوب چشم کی بیماری بھی آتی ہے, پھر کیونکہ ہم اس کو انہیل بھی کر رہے ہیں تو اسٹمک کے والے سے بھی بہت ساری ایسی جو پرابلمس ہیں وہ بھی ساتھ میں کھڑی ہو رہی ہیں. تو سر یہ مطلب کس طریقے سے احتیاط کی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ نے صفائی ستھرائی کا کہا, ہم گھروں کی صفائی تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے سڑکوں کی صفائی تو ویسے نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو بیسیکلی دنیا کے اندر یہ میونسپل کا کام ہے کہ میونسپل اس پہ توجہ دے اور پورا جو کچرا صفائی ستھرائی کی جائے, گلیوں کو سیوریج کو کی جائے تاکہ اس کا پانی جو ہو جائے, روڈوں بھی جتنا کچرا اٹھایا جائے, روڈوں سے جتنا پانی کھڑا ہے وہ نکالا جائے, تو یہ ہم پالیوشن کو کم کر سکتے ہیں اس سے. ادروائز ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, یہ جاب جو اسائنمنٹ ہے یہ میونسپل کی ہے. سر جو لوگ ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کوئی احتیاطی تدابیر آپ بتانا چاہیے صفائی ستھرائی کے علاوہ, کہ ان کو کھانے میں کیا چیزیں کھانی چاہیے تاکہ وہ اپنی جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ بنا سکیں؟ خاص طور پہ میڈم ان کو سبزیاں استعمال کرنا چاہیے, گوشت سے اوائڈ کرنا چاہیے. سبزیاں بھی وہ جو تازہ ہوں, وہ رکھی ہوئی نہیں ہو, باسی نہیں ہونی چاہیے, اور پھر بھی اگر 8 دن تک رکھتے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کو جو کہ پالیوشن میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, اس کو نہ کریں اور تازہ پھل فروٹ آپ کا استعمال کریں. پانی کا استعمال زیادہ کریں, آج کل کے دور میں پانی کا استعمال بہت بیماریوں سے فائدہ دے سکتا ہے, تو پانی کا استعمال زیادہ کریں لیکن وہ ابلا ہوا پانی ہو. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر خادم قریشی ایم ایس لیاری جنرل اسپتال موجود تھے, بتا رہے تھے کہ کیا احتیاط کرنی ضروری ہے. لیکن معاملہ یہ ہے جناب کہ یہ جو پولوشن ہے یہ صرف ایک حد تک نہیں ہے, صرف خشکی پہ نہیں ہے, یہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے. بالکل جی, اور ساتھ میں لیکن ان سے احتیاط کی جا سکتی ہے یہ کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور صفائی ستھرائی کا خیال کریں. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. بریک پہ جانے سے پہلے جناب بات ہو رہی تھی کراچی کی بری آلودگی کی, کس طرح سے کراچی میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ کچرا نظر آ رہا ہے. لیکن اس معاملے سے صرف کراچی کی زمین ہی نہیں, کراچی کا پانی بھی آلودہ ہے, اور کراچی کے کنارے, کراچی کے ساحل پہ جو سمندر کا جتنا بھی علاقہ لگتا ہے وہ سب کا سب زبان حال سے کچھ عجیب و غریب داستان بتا رہا ہے. بالکل شفاعت, اور اسی والے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی حسن. میں موجود ہوں کراچی ہاربر کے علاقے میں, اور آج ہم رپورٹ کر رہے ہیں سی پولوشن کے حوالے سے. کراچی سے جو لاکھوں ٹن کچرا نکلتا ہے اور زہریلا بدبودار پانی ڈرینیج کے ذریعے سمندر کے پیٹ میں جا رہا ہے, جس کی وجہ سے سمندری حیات جو ہیں ان کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں. دور دور تک کچرا ہی کچرا دکھائی دیتا ہے. جس کشتی میں سوار ہوں اس کے طرف بھی بڑی تعداد میں کچرا موجود ہے. خاص طور پہ پلاسٹک کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں یہ سمندری حیات کے لیے کافی خطرہ ثابت ہو رہی ہیں, اور بڑی تعداد میں مچھلیوں کی جو کائنڈز ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسری جانب ہم بات کریں گے بندرگاہ کی, تو بڑے بڑے شپ جو باہر سے یہاں پر آتے ہیں یا لوکل شپس یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ان کے انجنز بھی کچرے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں, اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے یا ریپیئر کرنے کے لیے باہری اخراجات آتے ہیں, جس کی وجہ سے کمپنیز کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اگر یہاں کی طرف سے صفائی نہ کی گئی تو سمندری جو حیات ہیں ان کو تو خطرات لاحق رہیں گے ہی, ساتھ ساتھ جو زہریلا پانی جو ہے سمندر میں شامل ہو چکا ہے وہ ہواؤں کی وجہ سے بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے, اور شہریوں کے لیے مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں. جی, نہ صرف سمندری حیات کے لیے بلکہ یہ لوگوں کے لیے بھی کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور شفاعت, ہم نے دیکھا کہ جیسے تفریح مقامات جب لوگوں کے لیے کھولے گئے, اسپیسیفکلی ہم سی ویو کی بات کریں جو کہ کراچی کے شہریوں کے لیے بہت بڑا ایک پکنک پوائنٹ بھی, لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. جب سے لوگوں کے لیے وہ کھولا ہے وہاں پہ اتنا کچرا ہے. صبح جناب وسیم اکرم صاحب بھی وہاں واک کرنے کے لیے گئے, اور جب انہوں نے وہاں پر ایک کچرا دیکھا اتنا زیادہ, اور کچرے کے انبار جو گزشتہ روز انہوں نے دیکھا, تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ویڈیو بنائی اور انہوں نے شیئر کیا. انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. کراچی گئے, کراچی میں آ گئے, اور آج کل پہنچے تھے ہم دوپہر کو, آج نکلے واک پہ. شمیرہ کو میں لے کے نہیں آیا بیکاز مجھے پتا تھا کہ وہ ڈپریس ہو جائے گی, ناٹ بیکاز آئی ایم بیک ان پاکستان, بیکاز اگر یہ آپ بیچ کا حال دیکھیں, یہ ہم بالکل کلین چھوڑ کے گئے تھے, بالکل. شریعہ نے بڑی محنت کی, ہر ایک نے بڑی محنت کی, اسکول کے کڈز آتے تھے, یو نو ایوری بڈی واز ہیئر اینڈ انوالو, بٹ آف کورس بارشوں کی وجہ سے یہ آئی ہوپ ہوا ہو, اور آئی ہوپ یہ صاف ہو, بیکاز انگلینڈ سے سیدھا یہاں کے آنا اٹ از کوائٹ ڈپریسنگ سینگ کہ اتنا خوبصورت بیچ تھا اور ایک دم دوبارہ گندا ہو گیا ہے. اور بائی دا وے
उत्तों नहीं आया, सारे प्लास्टिक बैग, सिरिंजेस और वो जुतियां भी हैं, जानो कितों आईया ने, बट एवरीथिंग इज हियर। ये आप देखिए, ये पाइल ऑफ रबिश राइट हियर। चीज़ें नहीं आई, वो दिखा रहे थे कि एग्जैक्टली सिरिंजेस, ये बॉटल्स वगैरह, कचरा वगैरह कहाँ से आया है, तो आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा। अब दरअसल बात एक अच्छी खबर शेयर करें। जी जनाब, वैसे तो ये सी व्यू और ये जितने भी साहिली इलाके हैं, ये साफ़ करना उन इदारों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये आलूगी कुछ तो वहाँ के लोग फैलाते हैं। कुछ जो समंदर में गंद गिरता है, समंदर वही वापस कर देता है, लो टाइड और हाई टाइड के डिफरेंस के साथ। लॉकडाउन के दरमियान आपने देखा था सी व्यू कितना साफ था। एक्जैक्टली जनाब, तो अब जिम्मेदारी है जरा समुद्रों वालों ये की। मछलियाँ थोड़ी सिरिंजेस इस्तेमाल करती हैं, ये थोड़ी कैन इस्तेमाल करती हैं, इसको ज़रा साफ रखना चाहिए। तो खैर एक बड़ा अहम इकदाम भी आया है इस हवाले से। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर अली ज़ैदी ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है, समुद्री सरहद अब मुसाफिरों के लिए खुल गई है। काबीना ने दुनिया भर के लिए मुसाफिर बहरी जहाज चलाने की मंजूरी दे दी है, और अली ज़ैदी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि काबीना ने बहरी मईशत की बेहतरी के लिए मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं एक मामले के हवाले से। तब्दीली की लहर का तो थमने का नाम नहीं ले रही, ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस के हवाले से, जहां पर बैक टू बैक तब्दीलियां हो रही हैं। आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर का तनाज़े सामने आया था चंद दिन पहले, जिसके बाद शोएब दस्तगीर आईजी पंजाब को ओहदे से हटा दिया गया। कौन सा अफसर कहाँ काम करेगा, ये हुकूमत की सवाबदीद है, कहना था फैसल वाडा साहब का। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा खुसूसी नईम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताएगा 2 साल में ये छठे आईजी पंजाब आए हैं, ये मसला हुआ क्या था, एतराज़ात पैदा कहाँ से होना शुरू हुए थे? देखिए, जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी में 3 जनवरी को एक तकरीर करते हुए शोएब दस्तगीर साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और तकरीबन जो है वो 5 से 6 मिनट एक जो है तकरीर के दौरान उन पे वो बोले कि शोएब दस्तगीर ने जो है वो पंजाब में कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया और ब्लैक मेलर अनासर, गुंडा अनासर के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ की हैं। मैं बड़ा खुश हूँ उससे, और 1 माह में जो कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ 3 माह में ये पंजाब को ऐसे अनासर से पाक कर देंगे, साफ़ कर देंगे। ये वो उनकी तौसीफ़ कर रहे थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे, और ऐसा क्या हुआ कि जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके उन कार्रवाइयों को। और अभी भी सूरत हाल जो है इतनी सादा नहीं है। 24 अगस्त 2020 की रात लाहौर में एक शख्स कत्ल हुआ था, और मेरे सहाफ़ती कैरियर में ये पहला वाक़या है कि आज के दिन तक उस कत्ल की FIR दर्ज नहीं हो सकी। वो कत्ल जो था उसका इल्ज़ाम मुबैना तौर पर नून लीग के कुछ रहनुमा इस वक्त जो कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं, और उसी ख़ानदान के एक रहनुमा सूबाई असम्बली में भी मौजूद हैं, उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम जा रहा था। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी, और उस मकतूल के 3 बच्चे और एक बेवा सिर्फ हैं, और वो खौफजदा हैं, और वो उनके खिलाफ कार्रवाई तक करने नहीं जा रही थी। और यही सारी सूरत हाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक भी पहुंची, और इस तरह के बहुत से वाक़यात। और जो मौजूदा CCPO लाहौर हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को जो है वो चार्ज लिया, और फ़ौरन जो है उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी इस केस पर भी, और रियासत जो है वो मुद्दई बनी इस अंधे कत्ल के केस की, और उस नतीजे तक पहुंच चुके थे उमर शेख, जबकि IG पंजाब जो हैं वो इस तरह की बहुत सी कार्रवाइयों के खिलाफ थे। मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई शहबाज गिल साहब की कल भी स्टेटमेंट सुन के, और अभी भी मैंने सुना कि उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई तासुर नहीं था, सिर्फ वो उस स्पीड से काम नहीं कर रहे थे जिस स्पीड से उनको करना चाहिए था, इसलिए उनको हटा दिया गया। बात इस तरह नहीं थी। और सबसे ज्यादा रिएक्शन इस तब्दीली का नून लीग की तरफ से आ रहा है, सबसे ज्यादा उनके बयानात आ रहे हैं, एहसन इकबाल के बयानात आ रहे हैं, मरियम औरंगजेब जो है उनको ये तब्दीली बहुत ही नागवार गुजरी है कि ये बड़ी खौफनाक तब्दीली होगी पंजाब में। तो सूरत हाल इतनी सी है, ये बड़ी दिलचस्प इंसाइट है, और हम इंशाल्लाह इस पे आपसे मजीद भी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नईम हनीफ हमारे मौजूद थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले कई दीगर इश्यूज़ पे, दीगर अहम इश्यूज़ पे बात हो रही थी। अब
ذرا نظر ڈالیں گے کچھ ایسے معاملات پہ جو کہ مزید توجہ کے مستحق ہیں، خاص طور پہ مومند کی تحصیل صافی، نئے ضلع مومند کی تحصیل صافی میں ایک ماربل کا پہاڑ، یعنی زیارت ماربل، جو کہ بڑا مشہور ماربل ہے وہاں کا، اس کا ایک تودا گرا مزدوروں پہ، وہاں پہ کام کرنے والوں پہ، گاڑیوں پہ، اور اس میں سے ابھی تک لاشیں نکلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ 19 لوگ تو اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید بھی لوگ ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شفاعت، یہ جو کانکنوں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کانکن ہوتے ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی میجرمنٹس کے لیے کیا کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، ان کی جان کتنی ویلیو کرتی ہے، تو اس والے سے بات کریں گے کہ بھائی ان کو کیوں نہیں ایسی چیزیں پرووائڈ کی جاتی۔ ساتھ میں شفاعت، جو گندم کا مسئلہ ہے وہ جو کا توں کھڑا ہوا ہے، گندم ہم نے درآمد بھی کری لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے۔ جی جناب، بڑی امپورٹ ہو چکی ہے، گندم کی قیمت نیچے نہیں آئی، وجہ جانیں گے، مگر سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز۔ ضلع مومند میں ماربل کی کان سے ریسکیو آپریشن کے دوران مزید 7 لاشیں نکال لی گئیں، جس کے بعد واقعے میں جاں بحق مزدوروں کی تعداد 19 ہو گئی۔ اب بھی 15 سے 20 مزدوروں کے ملبے تلے پھنسے ہونے کا اندیشہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جس کے پیش نظر سندھ کے 15 اضلاع میں سیلابی صورتحال ہے۔ فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی۔ سیون سے جام شوروں تک کچے کی زمین پہلے ہی زیر آب آ چکی ہے۔ مقامی آبادی کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ اور متعدد فلمیں ریلیز کے لیے تیار، شائقین کو بھی بے چینی سے انتظار، لیکن سنیما گھر کھولنے کی اجازت کے باوجود نہ فلم ساز تیار، نہ سنیما مالکان۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلے، جس میں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے نیب کی جانب سے تفتیشی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف سے متعلق اس میں اہم اجزاء شامل کیے گئے ہیں۔ تفتیشی ٹیم رپورٹ آج عدالت میں پیش کر رہی ہے۔ نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں زبانی تحقیقات کی گئی تھیں۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ خالد، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی شاہ خالد، بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف سے متعلق توشہ خانہ ریفرنس میں نیب رپورٹ جو ہے یہ سامنے آ گئی ہے۔ تفتیشی ٹیم رپورٹ جو ہے انہوں نے آج عدالت میں پیش کر دی۔ نیب نے رپورٹ میں نواز شریف کو اشتہار جاری ہونے کے بعد جان بوجھ کر مفرور جو ہے یہ قرار دے دیا ہے، جبکہ نواز شریف کا بذریعہ اشتہار طلبی ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ثبوت ہے کہ وہ کارروائی سے آگاہ ہے۔ جبکہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نے توشہ خانہ کیس میں سوال نامے کا جواب بھی نہیں دیا۔ 5 جولائی 2019 کو کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے زبانی تفتیش کی گئی، جبکہ نواز شریف کے وکیل سے مشاورت کر کے جواب دینے کا وقت مانگا تو انہیں سوال نامہ دیا گیا، جبکہ سوال نامے کا جواب دوبارہ بھی مانگا گیا، مگر نواز شریف وکیل سے مشاورت نہ ہونے کا بہانہ بناتے رہے۔ نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کو عدالت حاضر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن وہ جان بوجھ کر مفرور ہے، جس پر عدالت نے نواز شریف کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے، اور اب اس پر سماعت جاری ہے۔ جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری پر توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، جبکہ دیگر ملزمان کو بھی بلا لیا ہے، اور جج نے ریمارکس کیے ہے کہ نواز شریف کا کیس جو ہے الگ کر دیتے ہیں اور باقی ملزمان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دیتے ہیں۔ فی الحال سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس میں عائد کر دی گئی ہے۔ جی صحیح، ایک اور اہم خبر شامل کرتے چلیں۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا۔ پہلے نواز شریف کا کیس الگ کریں گے، پھر دیگر پہ فرد جرم عائد کریں گے، کہنا تھا عدالت کا۔ شاہ خالد، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ चूंकि अदालत पेश नहीं हो रहे, बार बार हमने उनको तलब कर लिया है, तो नवाज शरीफ का केस अलग कर देते हैं और उनको इश्तिहारी करार दे देते हैं। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उन समेत जो दीगर मुल्जिमान हैं उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। अब तक यही कार्रवाई जो है वो की गई है, जबकि अब अदालत ने हुक्म जारी करना है कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो कब से शुरू कर देते हैं। उनको तकरीबन 40 दिन का टाइम दिया गया था कि 40 दिन के अंदर अंदर अदालत के सामने सरेंडर हो जाए, अदालत के सामने पेश हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ ना वकील के जरिए अदालत में पेश हुए और ना खुद अदालत में पेश हुए। तो अब अदालत ने यह डिसाइड कर लिया है कि नवाज शरीफ का केस जो है ये अलग कर देते हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म जो है ये आयद कर दी गई है। अच्छा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म तो आयद कर दी गई है, और क्योंकि 40 दिन का टाइम दिया गया था जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वतन वापस भी नहीं आए, तो अब जो कार्रवाई है उसका भी आगाज हो गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बड़ा रहनुमा आज यहाँ पर आया नहीं है? फिलहाल मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बड़ा रहनुमा एहतसाब अदालत में मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि ऑलरेडी हमने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और कल उधर समाअत भी है, तो हम नेब कोर्ट के बजाय हम उधर जाएंगे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है मुस्लिम लीग नून का कोई भी बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। और कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं भेजी, क्योंकि शाह खालिद बहुत अरसे से वो यही बात करें कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं, जब उनकी तबीयत ठीक होगी, इलाज होगा तो आ जाएगा। तो कोई मेडिकल रिपोर्ट भी सामने हुआ है सबूत के जी इस बुनियाद की वजह से नहीं आए? आमतौर पे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से जहांगीर जदून जो है वो एहतसाब अदालत में पेश होते हैं, लेकिन ताहाल वो एहतसाब अदालत में पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने ये फैसला कर लिया है कि शाह खालिद हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाजरीन से शेयर करते चलें। एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी पर इसी मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी है। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते चले, एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। जी शाह खालिद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म जो है ये आयद कर दी है, जबकि जज एहतसाब अदालत ने रिमार्क दिए कि क्या मुल्जिमान सेहत जुर्म से इनकार कर रहे हैं, जबकि मुल्जिमान का ये कहना था कि हम सेहत जुर्म से इनकार कर रहे हैं। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि वजीर आजम के पास इख्तियार होता है कि समरी की मंजूरी दे, जबकि नैब ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का गलत रेफरेंस जो है ये बना दिया है। जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी खुद रोस्टम पर आ गए और उनका ये कहना था कि मैंने कभी रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कानून के मुताबिक जो समरी आई इसे मंजूर कर लिया। अगर समरी गलत होती तो समरी जो है वही से वो खत्म कर देते। जिसके बाद अदालत ने कहा कि हमने आपको जो टाइम देना था टाइम आपको दे चुके हैं, लिहाजा तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी पर एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म जो है ये आयद कर दी, जिसके बाद मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि हम ट्रायल का जो है हम अपना दिफा करेंगे। जिसके बाद एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को जो है वो तलब कर लिया है कि नैब के पास जो गवाहान है वो एहतसाब अदालत में आए। अच्छा शाह खालिद ये बताएगा कि आप ऐसी बहुत सारी जो केस की प्रोसीडिंग्स हैं वो कवर करते रहते हैं, साबिक सदर पे भी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दिया है, गो कि उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया है, तो बाकी इनके पास क्या ऑप्शंस बनती हैं? अब जिस तरह की अदालती कार्रवाई है अब उनके पास यही ऑप्शन है। इन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर लिया है, अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान तलब कर दिए है। इस केस में तकरीबन 61 गवाहान है, वो बारी बारी अदालत ने उनको तलब करना है, उनके बयानात जो है वो कलम बंद होंगे। जिसके बाद वकील सफाई जो कि आसिफ अली जरदारी के वकील होंगे वो उन पर जिरा करेंगे, जिरा के बाद जवाबुल जवाब दलाइल होंगे, उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज करना होता है। हमने इससे पहले भी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के केस में देखा कि उनके खिलाफ जितने भी गवाहान अदालत में पेश हुए उन पर फिर जिरा की गई और उसके बाद नवाज शरीफ को इसी अदालत से 10 साल कैद की सजा जो है वो हुई थी। इसके बाद अब जब तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ का केस अलग कर दिया गया है और दीगर मुल्जिमान है उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है और अदालत ने रिमार्क दिए है कि आइंदा समाअत पर 3 गवाहान जो है वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे और उनके बयानात जो है वो आइंदा समाअत होगी शाह खालिद 17 सितंबर को। इस केस की समाअत भी 17 सितंबर को है, जबकि साबिक सदर के खिलाफ जो बाकी 2 रेफरेंसेस है, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और पार्क लेन
रेफरेंस, तीनों रेफरेंस की समाअत जो है ये 17 तक मुलतवी कर दी गई है। 17 को तीनों रेफरेंस की समाअत होगी और जिसमें 17 तारीख को एक अहम बात ये भी है कि बाकी जो दो रेफरेंसेस है, एक जिमनी रेफरेंस है जो कि पार्क लेन का है और एक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है, दोनों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी 17 को। और इस एक रेफरेंस में जो कि तोशाखाना रेफरेंस है, उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और जो गाड़ियां इनको तोहफे में मिली थी उन्होंने अपनी जरूरत के तहत इस्तेमाल किया, उन पे करोड़ों रुपए करप्शन का इल्जाम है। तो इस केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है, जबकि नवाज शरीफ का केस अलग कर दिया गया है। अब ये फैसला होना बाकी है कि आज नवाज शरीफ इश्तिहारी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी खुद रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि मैंने कभी रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया, सेहत जुर्म से इनकार किया उन्होंने। और उनका ये भी कहना था कि कानून के मुताबिक जो समरी आई मैंने उसे मंजूर किया। और अब जी आगे बढ़ते हैं, ज़रा अवामी मुश्किलात के हवाले से बात करते हैं। चीनी महंगी है, गंदम महंगी है और गंदम की तो कीमत को कम करने के लिए गंदम दरामद भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद गंदम की कीमत कम नहीं हो सकी। इतलात के मुताबिक दरामदी गंदम का जो तीसरा जहाज़ है वो पाकिस्तानी हुदूद में पहुंच गया है और इससे पहले दरामदी गंदम के 2 जहाज़ लंगरअंदाज हो चुके हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद मदीहा गंदम की कीमत में कमी नहीं आ रही। अब भी चक्की आटा 75 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि गंदम की कीमत बाजार में होनी तो 45 रुपए चाहिए, 45 से 55 रुपए होनी चाहिए, लेकिन अभी भी 60 से 70 रुपए के बीच में आटा फरोख्त हो रहा है। क्या वजह है? क्यों नोटिस लेने के बावजूद न चीनी की कीमत में कमी आ रही है और न ही गंदम की कीमत में कमी आ रही है? अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जब गंदम इंपोर्ट का फैसला किया गया तो उस सब के बावजूद गंदम की इंपोर्ट को हुए मेरे ख्याल में पहले जहाज को उतरे तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। बिल्कुल शफात, 26 अगस्त को जो लंगरअंदाज हुआ था जहाज, उससे तकरीबन 45,000 टन गंदम जो है वो डिस्चार्ज भी हो चुकी है, जबकि 4 सितंबर को लंगरअंदाज होने वाले जहाज से 19,000 टन जो गंदम है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। मुल्क में आटे की कीमत कम करने के लिए गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई थी कि इसके बाद गंदम की कीमत कम होगी, लेकिन इसके बावजूद जो आटे की कीमत है वो शफात कम नहीं हुई। और ज़राए ये बता रहे हैं कि 2.5 नंबर चक्की के आटे की जो एक्समिल कीमत है वो 56 रुपये किलो और जो रिटेल कीमत है वो 57 रुपये की है। और इसके अलावा जो फाइन आटे की एक्समिल कीमत है वो 60 रुपये और बाजार में जो फाइन आटे की कीमत है वो 62 से 70 रुपये जो है वो इस फी किलो में फरोख्त हो रही है। शफात, ये तो वो आदाद शुमार है जो कि हम आवाम के साथ शेयर करें, लेकिन जो अगर आप मिल्स पे जाएं, आप बहुत सी चक्की पे जाएं तो मन माने जो है वो इसके पैसे वसूल बार बार इस हवाले से, इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम से आवाज़ उठाते रहे हैं कि जो लोग गंदम ज़ख़ीरा कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट में भी वही लोग शामिल हो जाते हैं, डबल मुनाफा उठाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पंजाब फ्लावर मिल एसोसिएशन जनाब अब्दुल रऊफ साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि दरामदी गंदम पहुंच चुकी है, 45,000 टन गंदम डिस्चार्ज भी हो चुकी है, उसके बावजूद आटे की कीमत वहीं की वहीं खड़ी है, क्या वजह है? शुक्रिया जी, मैं थोड़ा आपको डिटेल बताता हूँ कि इस साल जो जब नई क्रॉप आई तो वो बम्पर क्रॉप थी, यही सब मुतवक्के कर रहे थे। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट की थी कि 40 लाख टन, और उन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसमें उन्होंने ये किया कि फ्लोर मिल जो है ना पंजाब की वो गंदम परचेज नहीं कर सकेगी और पंजाब की फ्लावर मिल ने गंदम परचेज नहीं की। उसके बाद मैं यहाँ एप्रिशिएट भी करूंगा सिंध गवर्नमेंट को कि उन्होंने खुद भी अच्छी प्रोक्योरमेंट की और सिंध की फ्लावर मिल को भी प्रोक्योरमेंट करनी थी। उसके बाद सर जब कुछ टाइम गुजरा तो मार्केट में वीट का रेट शूट कर गया। उस पर गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसने पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि आप 9 लाख टन गंदम जो है ना साहब यहीं पे रुक जाइए, ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। जब पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम को फ्री फ्लोट पे रखा हुआ था, मार्केट के रेट पे रखा हुआ था, तो फिर अचानक गंदम की कीमत छूट कैसे कर दी? सर मार्केट के रेट में गंदम ने पंजाब फूड ने 41 लाख टन गंदम परचेज कर ली
बाकी गंदम लोग, प्राइवेट लोग जो है अपने घरों में ले गए। फ्लावर मिल को गंदम लेने नहीं दी। फ्लावर मिल जो है उसको अपनी रूटीन की मिल दिलाने के लिए भी मार्केट से गंदम नहीं मिलती थी जो उसका रेट 21 मन था उसके ऊपर, और आटे का रेट जो है 1100 1050 के करीब पंजाब में हो गया था। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में उस पर नोटिस दिया और उन्होंने 9 लाख टन गंदम इशू करने का हुक्म दिया पंजाब गवर्नमेंट को, और 1475 में उन्होंने कल तक 9 लाख टन गंदम इशू कर दी और 860 रुपए आटे का रिटेल रेट है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके पास 34 लाख टन गंदम है और उसे 47 लाख टन गंदम चाहिए 15 अप्रैल तक। उसके पास 13 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल है। अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने कोई गंदम एक्सपोर्ट नहीं की। 3,30,000 टन गंदम टीसीपी ने एक्सपोर्ट की है, जिसमें से उसने 65,000 टन सिंध को दे दी, 65,000 टन केपी को दे दी, और 2 लाख टन बम्पर क्रॉप कहाँ गई? जब गंदम फ्लोर मिल से प्रोक्योर नहीं की तो फिर वो गंदम कहाँ चली गई? इन्होंने अपनी जो गलत पॉलिसियां बनाई पंजाब गवर्नमेंट ने, जो हमारे मिनिस्टर हैं हलीम खान साहब ने, उन्होंने 12 हमारे साथ ये वादा किया कि फ्लावर मिल को हम गंदम लेने देंगे, मगर इस तरह भी हुआ कि मेरे अपने ही जरी फार्म से जो गंदम मेरी मिल में आ रही थी वो भी नहीं आने दी। उसकी वजह से गंदम छोटे छोटे हाथों में स्टॉक होगी। अब हमें नहीं पता वो स्टॉक कहाँ है, मगर मार्केट में गंदम फ्लावर मिल को नहीं मिलती, वही गंदम मिलती है जो पंजाब फूड हमें कोटा देता है। पंजाब से सिंध में ट्रक नहीं आ रहे, सिंध बॉर्डर पे रोक लिए जाते हैं। पंजाब से गवर्नमेंट गंदम अब केपी भी नहीं जा रही, बार बार उस हवाले से क्राइसिस केपी में मौजूद है। तो अभी तक आप लोगों का क्या असेसमेंट है? आप लोग खुद फ्लावर मिल से ला रहे हैं, आपको क्या लगता है गंदम कहाँ है? सर मैं बताता हूँ सर, देखिए जो आपने कहा ना पंजाब में जो गंदम है वो सिंध जाने को नहीं रोकती, सिंध गंदम पंजाब आने को रोक रहा है, और सिंध ने आटा वगैरह चौकर वगैरह जो भैंसों की खुराक है वो भी जाने पे बैन लगाया हुआ। ये दोनों गवर्नमेंट की आपस में टसल है, जिसकी वजह से पंजाब में अब क्राइसिस है। पंजाब ने अभी तक वीट इंपोर्ट नहीं की। जब तक पंजाब जो है ना वो 13 लाख टन वीट इंपोर्ट नहीं करेगा, ये आटे का जो या गंदम का जो शॉर्टफॉल है ये दूर नहीं होगा। आप देखेंगे अगर अभी भी उन्होंने यही डंक टपाओ पॉलिसी रखी और अपनी नाहली जो है बातों से दूर करने की कोशिश की, अब जो भी उठता है वो फ्लावर मिल के बारे में बात उन्होंने यूं कर दिया। यह पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने बनानी है। तो आप देखना नवंबर में ऐसा बहरान आएगा कि जो ये याद करेंगे। अभी तक अल्लाह ना करे जी ऐसा हो, लेकिन बहरहाल जो मामलात आप बता रहे हैं 13 लाख टन गंदम चाहिए, ये बहुत बड़े फिगर्स हैं और इतने थोड़े वक्त में शायद इतनी गंदम इंपोर्ट करना पॉसिबल ना हो। चलिए जी, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन पंजाब फ्लावर मिल एसोसिएशन अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब, जो बता रहे थे गंदम बहरान के हवाले से। बिल्कुल जी, और हमने देखा कि किस तरीके से भी वो बात कर रहे थे कि तकरीबन नवंबर में एक बहुत बड़ा जो है वो बहरान भी आएगा इस हवाले से, और ये 2 महीने के अंदर के बहरान एक्सपेक्ट करें। तो आप ये देखिए कि एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होगा कि जो तीसरा जहाज़ भी जो है वो गंदम को लेके अगर बंदरगाह पे लंगर अंदाज हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं होगा। एग्जैक्टली जो गंदम है वो जा कहाँ रही है, अगर वो मार्केट में लोगों के घरों में सस्ते, मतलब वो कीमत पे लोगों के घरों में सस्ते नहीं मिल रही। वेरी वेल पॉइंटेड। और अब अपने नाजरीन को एक और अहम खबर देते चले, शामिल करते चले प्रोग्राम में। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। एक बार फिर बताते चले, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नवाज शरीफ को चंद दिन की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद उन्हें आज पेश होना था, लेकिन वो आज भी पेश नहीं हुए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक उन्हें कोई अपडेट नहीं है, और अपडेट ना होने के बायस हुकूमत को लगता है कि नवाज शरीफ की सेहत इस काबिल है कि वो अदालत हाजिर हो सकें। अदालत ने पिछली पेशी पर नवाज शरीफ को अगली पेशी पे हर सूरत में, नहीं आज हर सूरत हाजिर होने का हुक्म दिया था, जिसके बाद आज अदम पेशी की बुनियाद पे उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तकरीबन शफात 40 दिन का इनको वक्त दिया गया था और 40 दिन में भी नहीं आए, ना ही खुद आए और ना ही जहांगीर जदून, जो कि जब आते थे तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेकर आते थे ताकि पता चल सके अदालत को कि ही इज़ जेन्युइनली इल, वो बीमार है जिसकी वजह से नहीं आ रहे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमने देखा कि आगे क्या कार्रवाई हुई। और इस हवाले से जैसे जैसे जो अपडेट्स हैं
वो आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी एक नहायत ही अफसोसनाक खबर हमारे पास है जो कि पेशावर से है। पेशावर डिवीज़न के ज़िला मोहम्मद के इलाके ज़ियारत में मार्बल की कान से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद अब 7 लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद इस वाक़े में जाँ बहक मुज़दरों की तादाद 19 हो गई है। बढ़िया, इस हवाले से हम बात करेंगे। फिलहाल हम लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ एहतसाब अदालत के बाहर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से बातचीत करें। के खिलाफ हो और कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट उसके अंदर नहीं था, ये मैंने कहना था। साहब ये बता दें, एक मिनट का तो गुजारिश ये है कि ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हमेशा लॉयर्स को आने नहीं देती और उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। जिनके केसेस भी नैब कोर्ट में थे उनको भी बाहर रोक लिया जाता है, और जो काउंसल्स भी हैं केसेस में उनको उनकी एक्सेस नहीं है कोर्ट में। हम समझते हैं कि ये इंतज़ामिया की नाअहली है, और ये जो कानून के मुताबिक ओपन कोर्ट्स हैं जहाँ पे हर बंदे की एक्सेस होनी चाहिए और पर्टिकुलरली लॉयर्स की होनी चाहिए, लेकिन हम लॉयर्स को ये रोकते रहे हैं। शैम। और हम समझते हैं कि आइंदा पेशी पे इंतज़ामिया को इसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए कि जिन लॉयर्स के केसेस हैं जो इन केसेस के साथ एफिलिएटेड हैं उनकी एक्सेस कोर्ट तक होनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम एहतजाज करेंगे आइंदा इसके बाद। गिलानी साहब ये पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी की बात करती है। आज फारूक नाइक साहब ने कोर्ट में दलाल दिए कि मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। क्या मीडिया नुमाइंदान को नेक्स्ट पेशी पे कमरा अदालत में नहीं, मैं आपने गलत सुना, बात सुनी। मैंने मीडिया को मैंने ये कहा था कि ये जो कमरा है अदालत का कमरा ये बहुत छोटा है, इसमें खाली वकला को, मुल्ज़मान को और मीडिया को आना चाहिए, और बाकी जो बेअंदाज़ा लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है इस क्या कहते हैं केस के साथ, उनको इजाज़त ना दी जाए। क्योंकि जब हम अदालत में आए तो बेअंदाज़ा लोग बैठे हुए थे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था केस का। ये मेरी अदालत से मीडिया को मैंने कहा था कि मीडिया को आना चाहिए। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब के केस का ताल्लुक़ है, उनके आज 3 केसेस थे। एक केस के बारे में तो आपको कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बता दिया, जो कि तोशाखाना केस कहते हैं और जिसके अंदर चार्ज फ्रेम हुआ है। बाकी 2 और केसेस थे, एक पाक लेन केस जिसको कहते हैं और एक फेक बैंक अकाउंट्स केस को कहा जाता है। दोनों केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन ने नैब ने सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल किया और उस आज चार्ज के लिए रखा हुआ था। मैंने दरख्वास्त दी है अदालत को कि ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि चेयरमैन नैब के पास अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 हैज़ गॉट नो पावर। उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई उनको क्या कहते हैं कानून इजाज़त नहीं देता है सप्लीमेंट्री रेफरेंस के लिए। और ये जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस दोनों केसेस में फाइल हुआ है इसको क्वॉश किया जाए, और अगर आपने केस चलाना है तो खाली जो ओरिजिनल रेफरेंस है उसके नीचे चलाया जाए। उसके अलावा मैंने और भी इसके अंदर क्या कानूनी नुकात उठाए हैं, जो कि इंशाअल्लाह ताला जब 17 तारीख दी गई है, 17 तारीख को जब बहस होगी तो मैं इन कानूनी नुकात के ऊपर क्या कहते हैं दलाइल दूंगा और रोशनी डालूंगा। मगर बेसिकली हमारा ये है कि ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस है ये गैर कानूनी है। अच्छा, दोनों बड़ी सियासी जमातें अदालतों के चक्कर काट रही हैं। आपने केसेस नून लीग ने बनाए थे, आपने भी नून लीग के, अब एपीसी भी बुलाई जा रही है। क्या समझते हैं? एक चर्चा भी है, एक शुरू होगा भी है कि 17 अरकान असेंबली इस्तीफा देने पे तैयार हो गए हैं। इस पे क्या कहते हैं? एपीसी के बाद हालात क्या हो सकते हैं? क्या आवाम दोबारा सड़कों पे आएगी? जो बात एपीसी में होगी उस वक्त आपको बताई जाएगी। थैंक यू। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त मीडिया के साथ बात कर रहे थे। फारूक एशनाक उनके साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि अगली पेशी पे 17 तारीख को इस हवाले से मजीद दलाइल देंगे। साथ में उनका ये भी कहना था कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस है जो कि गैर कानूनी है। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद, और एक बार फिर से हम बात करेंगे पेशावर डिवीज़न के ज़िला मोहम्मद की, जिसके इलाके ज़ियारत में मार्बल की कान से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब 7 लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद वाक़े में जाँ बहक मज़दूरों की तादाद 19 हो गई है। और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब भी 15 से 20 मज़दूर जो हैं ये मलबे तले जो हैं ये फंसे हुए हैं। एक रिपोर्ट है इस हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले ख़ुसूसी बराए मादनियात आरिफ अहमद ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब पहले हमें वक्त देने के लिए। साथ ही हमारे साथ सुल्तान खान साहब मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल
پاکستان سینٹرل مائنر لیبر فیڈریشن ہے، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے۔ عارف صاحب، پہلے آپ سے سوال کروں گا، یہ واقعہ پیش آیا ہے نئے ضلع مومند کے تحصیل صافی میں، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، کیوں پیش آیا ہے واقعہ؟ السلام علیکم، شکریہ شفاعت بھائی۔ یہ واقعہ پرسوں پیش آیا ہے اور واقعی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جس پہ ہمیں دکھ ہے، اور واقعہ کا سنتی ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہدایت جاری کی کہ فوراً جو امدادی کارروائی ہے وہ شروع کی جائے۔ تو ساتھ ہی جو ہے ڈسٹرکٹ مومن کی جو ریسکیو ٹیم تھی وہ تو موقع پہ ہی پہنچ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی ملحقہ اضلاع سے ڈسٹرکٹ چارسدہ، ڈسٹرکٹ نوشیرہ اور ڈسٹرکٹ پشاور سے جو ہیوی مشینری ہے وہ پہنچائی گئی، اور ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ وہاں پہ خود پہنچ گئے۔ ہماری مائن ڈپارٹمنٹ کے جو اے ڈی تھے وہ بھی اسی وقت پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہماری ڈی جی مائنز، چیف انسپکٹر آف مائنز اور ڈی جی ریسکیو وہ خود وہاں پہ مانیٹر کر رہے تھے اس ریسکیو آپریشن کو۔ کل صبح سویرے میں خود بھی گیا ہوں وہاں پہ، وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق میں نے خود مانیٹر کیے وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، ریسکیو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ملبہ بہت بھاری ملبہ ہے، اور وہاں پہ اگر اس طرح فوری ہم مشینری کے ذریعے وہاں پہ مشینری ہے وہ بھی تھوڑی لیٹ پہنچی ہے وہاں پہ، یہ بھی شکوہ کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مشینری پہنچ گئی تھی، جو اویلیبل تھی وہ تو اسی وقت پہنچ گئی تھی۔ بعد میں پشاور سے جو ہے ہیوی مشینری کو ڈپلائی کیا تھا، لیکن وہاں پہ پہنچ کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ اب اگر ہم وہاں پہ بھاری مشینری کو فوری، اب بھی وہاں پہ مشینری موجود ہے لیکن وہ آپریشن میں اس طرح استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور خدا نخواستہ ہمیں خدشہ ہے کہ جو وہاں پہ راکس جو ہے وہ ہینگنگ راکس ہے، خدا نخواستہ اگر ہم مشینری وہاں پہ بھجوائے اور کوئی دوسرا سانحہ خدا نخواستہ پیش آ جائے تو اس کا بھی ایک خدشہ ہے۔ بھی پیش آ سکتا ہے، یہ خدشات بالکل صحت ہیں۔ اس طرح ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ہمارے ساتھ سلطان خان صاحب بھی موجود ہیں۔ سلطان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ابھی تک تو 19 لوگوں کی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے، لیکن ساتھ میں خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد اور مزدوروں کی ہے جو کہ ملبے تلے دبی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس سر کوئی نمبرز ہیں اس حوالے سے؟ پہلے تو ARY کا شکریہ کہ انہوں نے اس خاص موقع پہ ان بیچارے اور مظلوم انسانوں کو یاد کرنے کے لیے یہ موقع فراہم کیا۔ ہمیں جو فگر ملے ہیں وہ 22 کی ہے، اور اگر اسی منسٹر صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ اب وہاں کتنے لوگ اندر ہے تو ان کو پتہ نہیں۔ اگر مائنز اونر سے یہ پوچھا جائے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں تو وہاں ان کو پتہ نہیں، اس لیے پتہ نہیں کہ وہاں کوئی رجسٹر نہیں ہے۔ یہ جو ورکر ہے یہ UBI میں رجسٹر نہیں ہے، اور انشاءاللہ ابھی منسٹر صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ یہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہے ان میں سے کتنے ورکر UBI میں رجسٹر ہے، 0۔ اور یہ صرف یہاں نہیں، ان کے ہی صوبے میں درائے آدم خیل میں پچھلے دنوں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، میں خود اس علاقے میں رہ چکا ہوں، میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ رپورٹ ہے، نہیں آپ صبر سے کام لیں، میں اڑ نہیں رہا ہوں، بول رہا ہوں، آپ کا سوال سنوں گا۔ 22 بندے ابھی تک درائے آدم خیل وغیرہ میں اس سال فوت ہوئے ہیں، جو ہمیں رپورٹ ملی ہے ان کی۔ وہاں پہ جو مائنز ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے نہیں ہے کہ 6x7 کا راستہ نہیں ہے، وہاں پہ ککر کی لکڑی استعمال نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ گیسز کی پراپر چیکنگ نہیں ہو رہا ہے، اور جو مین چیز ہے الٹرنیٹ راستہ وہ نہیں بنایا گیا ہے۔ اور اب تک اگر میں اسی منسٹر صاحب سے جو بے صبری سے کام لے رہا ہے ان سے یہ سوال کروں کہ جناب آپ کے UBI میں پورے صوبے میں کتنے ورکر رجسٹر ہے اور کتنے ہزار لوگ کام کر رہے ہیں، تو نہیں بتا سکتے۔
عارف صاحب یہی سوال لے کے آپ کی طرف آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی ورکرز EOBI میں رجسٹرڈ نہیں ہے, ورکرز کے لیے ابھی کوئی سیاسی اقدامات نہیں ہے. کانکنی انڈسٹری کو, مائننگ انڈسٹری کو بات تو کی جاتی ہے لیکن اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. سلطان صاحب پلیز آپ اگر خاموش ہو جائیں تو میں عارف صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جاؤں. بات کو آگے بڑھنے آپ کیسے دیکھیں, آپ ان کو جب تک کمپنسیشن پے نہیں سلطان کریں گے صاحب قطع کلامی کی معذرت, ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے لیکن ابھی سوال ہم نے عارض کیا ہے. جی ہاں وہ سلطان صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وہاں پہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں ایک بھی مائن ورکر موجود نہیں ہے. یہ وہاں کے لوکل لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے سٹونز کو اکٹھا کرنے گئے تھے. اسی جو ہے سائٹ پہ ہم نے اس کو آلریڈی ڈینجر زون ڈکلیئر کیا تھا. کوئی مائن ایکٹیویٹیز وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. جتنی سارے یہ جو شہید ہو گئے ہیں یہ سارے جو ہے وہاں کے لوکل لوگ تھے جو کہ مائن ورکر نہیں ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ UBI کے ساتھ ان کی رجسٹریشن نہیں ہے, وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور اس پہ لگے کوئی اس میں ایک قانونی سکم تھا جو ابھی وہ نکال رہے ہیں. لیکن ان کی جو رجسٹریشن ہوگی, جو آپ کہہ رہے ہیں درادم خیل کے مائنز کے بارے میں, تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ایریا ہے جو ابھی ہمارے جو ہے زیر انتظام آئے ہیں. اور وہاں پہ میں نے ابھی حادثے سے پہلے میں نے آرڈرز دیے تھے, ان کو ہدایات جاری کی ہے. وہاں پہ انسپیکٹرز کی ٹیم بنے ہیں, 5 انسپیکٹرز کی ٹیم ہے جو مختلف مائنز کو چیک کر رہے ہیں. ان کو ایک مرتبہ ایک نوٹس دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ان کی جو مائنز ہیں ان کو میں کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہے کہ ان کو پھر سیل کر دیں گے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی حادثے ہو رہے ہیں, عارف صاحب ایک بڑے اچھے اقدامات ہیں جو آپ اٹھا رہے ہیں, لیکن یہاں کچھ سوالات ہیں. تمام مائنز جتنی بھی اس علاقے میں ہیں, ہر ایک پہ ایک زمانے تک بلاسٹنگ کی جاتی تھی اور بلاسٹنگ کے ذریعے ماربل ایکسٹریکٹ کیا جاتا تھا. کیا ان کے نئے اضلاع میں نئے ضلع بننے کے بعد کیا ان مائنز کی کوئی سٹریس ٹیسٹنگ کی گئی ہے کہ پتہ چل سکے کہ وہ علاقے جن میں ریت زیادہ, جیسے کہ یہ مائن جس میں ریت زیادہ تھی, ان میں کس وقت مائننگ کی جانی چاہیے, بارش کے کتنے عرصے بعد تک مائن کو بند رکھنا چاہیے, کوئی ایسی ٹیسٹنگ وغیرہ ابھی تک کوئی سروے وغیرہ کیے گئے ہیں؟ بالکل یہ سارے SOPs ہے. وہاں پہ جب میں کل گیا تھا, جو مائن ورکر تھے جو مجھ سے ملے تھے, خود وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا جو انسپیکٹریٹ ہے یہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے اور ان کو جو ہے موقع کے مطابق ان کو ہدایات جاری ہوتی ہے اور یہ بالکل اس کو فالو بھی کرتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہے. ابھی ہم ان کو اکراس دا ڈسٹرکٹس جتنی ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ہم ٹریننگز دے رہے ہیں اور ٹریننگ کے دوران ان ورکرز کو ہم اسٹیپنڈ بھی دے رہے ہیں کیونکہ ان کی جو وہ سیلری ہے وہ افیکٹ نہ ہو جائے. اس کے لیے ہم ان کو اسٹیپنڈ بھی دے رہے ہیں اور ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ جو مزدور یہاں پر اتنی مشکل جگہوں پر اتنا کٹھن کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا ان کو کوئی حفاظتی کوئی ایسی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں جس سے وہ اپنا خیال رکھ سکیں؟ بالکل ان کو ایک طرف ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, جبکہ دوسری طرف ان کے لیے ہم نے ڈسپنسریاں قائم کی ہے. جو کلسٹرز آف مائنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری ڈسپنسریاں ہے, ہماری ایمبولینس سروس وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ جو ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ مومند, یہ بھی انہی نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں شامل ہے. اس لیے یہاں پہ اب لیکن اس کے باوجود میں کل جب گیا تھا میں خود جائزہ لے رہا تو مائن ورکر مجھ سے خود ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور جو ہمیں ہدایات ملتی ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن یہ حادثہ اسپیسیفک جو ابھی زیارت کے مقام پہ ہوا ہے, یہ بالکل اس میں کوئی مائن ورکر نہیں ہے. یہ سارے لوکل لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے سٹونز کو اکٹھا کر رہے تھے اور اسی دوران جو ہے وہ جو آلریڈی ڈینجر زون ڈکلیئر ہوا تھا جہاں پہ اب کوئی بلاسٹ بھی نہیں ہوا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بلاسٹنگ ہو رہی تھی, کوئی بلاسٹ وہاں پہ نہیں ہوا ہے. یہ مطلب آلریڈی ڈینجر زون تھا اور یہ گر گیا اور جو بیچارے لوکل مزدور تھے وہاں پہ جو لگے تھے وہ ان کے ملبے کے. سلطان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, انہوں نے جن علاقوں کا بتایا ہے کہ کئی علاقوں کو ڈینجر زون ڈکلیئر کیا گیا ہے, وہاں مائننگ ایکٹیویٹیز پہ پابندی ہے. آپ کے علم میں ہے یہ باتیں کہ جو علاقے ڈینجر زون ڈکلیئر کیے گئے؟ دیکھیں یہ صرف ایک بینچ کی بات کر رہے ہیں کہ اس بینچ میں پابندی تھی. میں یہ گزارش کر رہا ہوں اس بینچ سے نکلنے کے لیے کہ جناب اگر یہ مائن ڈینجرس تھا تو پھر اس کو مائنز اونر نے مکمل بند کیوں نہیں کیا, اور یہاں پہ مائنز انسپیکٹریٹ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو بند کرنے کے بعد پراپر طریقے سے چیک کرتا تاکہ کوئی بندہ وہاں نہیں جاتا.
2 तीसरी बात ये है आपने कि कोई अब निशानदेही की इनको है ऐसी माइंस की महल्ले जो कि देखे ना, जिनकी फिर इंस्पेक्शन बोल की रहा जरूरत है जनाब, फिर बोल रहा है अपने नंबर से नहीं। सही, बहुत शुक्रिया जी। सुल्तान खान साहब हमारे साथ, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन के सदर हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए मादनियात हैं आरिफ अहमद ज़ई साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे तो बच्चे अपना स्कूल बड़ा मिस कर रहे थे। इस दौरान पे हमने देखा एक बहुत ही प्यारा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है, अमन रुमान, सामने आए। उन्होंने अपना दिल का जो हाल है वो बयान किया और कुछ शिकवा किया एक नज़म की सूरत में। आपको सुनाते हैं। जी मैं अमन हूँ, क्लास 2 से। कहना ये था कि 5 माह से घर बैठ बैठ के तंग पड़ चुके हैं और हमारे दिमागों में जंग पड़ चुके हैं। आज मैंने सोचा कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं और आपसे शेयर करूं वो यादें, वो बातें और मुलाकातें जब सुबह सवेरे उठते थे और नाश्ता वर्जिश करते थे, फिर खर्चा बस्ता लेते थे, स्कूल का रास्ता लेते थे, फिर टीचर प्यारी आती थी, हमको खूब पढ़ाती थी। टीचर प्यारी आती थी और जब सुबह सवेरे उठते थे तो अमरुमान जो है वो हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करेंगे। कैसे हो बेटा, मुझे बताओ, अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, आप खुश हो? बहुत मैम, जिस तरह एकदम से हमारे ऊपर बर्डन पड़ गया था और फिर एकदम से सारे बंद हो गए थे स्कूल, तो फिर ये हमने बनाई वीडियो। मेरा बच्चा तो अपनी वजन से भी बड़ा बड़ा वर्ड बोल रहे हो, बर्डन पड़ गया था। अच्छा मुझे बताओ, ये जो नज़म लिखी थी और फिर जो आपने नज़म बोली थी, तैयारी किसने करवाई थी? ये तैयारी करवाई थी ये हाँ हम 3 भाई हैं, राबिया, साद, रुमान। हम जब छोटे से थे हमने टैब्लो शुरू कर दिए थे और मुझे एक्टिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है और हमारा एक पारे का एक ग्रुप है। अच्छा मुझे बात बताओ बेटा, आपको स्कूल याद क्यों आ रहा है? ऐसा क्या है स्कूल में? स्कूल में बंदा एक रूटीन बन जाती है बंदे की एक। सही, अच्छा और क्या होता है स्कूल में? स्कूल में होता है बंदे को एजुकेशन मिलती है, बंदा पढ़ाई की तरफ जाता है और अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ा ख्याल आता है। अच्छा ये बंदा स्कूल में पढ़ता भी है, लेकिन जो आपने नज़म पढ़ी थी ना उसमें था कि टीचर प्यारी प्यारी आती है, तो आपकी को टीचर भी याद आ रही है मेरा बच्चा? यस मैम। ओह कौन सी टीचर सबसे ज्यादा याद आती थी? सिर्फ नाम बता दें। मैम तो का नाम तो नहीं आता इतना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं यार, कोई बचपन की अपनी याद शेयर करें। स्कूल जाने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, स्कूल जाने के बाद कितना फर्क आया उसमें पहले तो जब बच्चा छोटा होता है उसको कुछ भी नहीं पता होता कि कौन कहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपनी मम्मा को देखता है। अच्छा। जो मम्मा कहती हैं। ये अभी तो इतने छोटे बड़े हो गए। चले जी, क्या करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम यहाँ पर हमें इजाज़त ले रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।